आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है डिफरेंस इक्वेशन का कॉब वेव मॉडल या थ्योरम। कॉब वेव मॉडल एंड थ्योरम जिसे पॉल सिमुलसन ने डेवलप किया था और इन्होंने बताया था कि जो डायनेमिक इकोनॉमिक्स होती है, डायनेमिक इकोनॉमी होती है, जहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल काम करता है वहां पर कैसे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम टूटता है, वहां पर ये दिखाई पड़ता है कि अगर एक बार इक्विलिब्रियम टूटता है तो लगातार डिमांड एंड सप्लाई की पावर उस इक्विलिब्रियम से उसको लगातार दूर लेते चले जाते हैं। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम से डिमांड एंड सप्लाई की पावर उसे दूर कर देती है और बहुत दूर वो चला जाता है। लेकिन कभी कभी इकोनॉमी में ऐसा भी घटना हमको दिखाई पड़ती है कि अर्थव्यवस्था में अगर कोई चेंजेज आता है तो वो चेंजेज अर्थव्यवस्था में अगर कोई डिसइक्विलिब्रियम होता है तो उस डिसइक्विलिब्रियम को मेंटेन रखने का प्रयास करता है और पुनः नया इक्विलिब्रियम अविलंब बना देता है। यानी एक आपकी कंडीशन होती है कि अर्थव्यवस्था को दूर रखता है, इक्विलिब्रियम से दूर ले जाता है कंडीशन, और दूसरा आपके पास इक्विलिब्रियम के पास ले आता है। और तीसरी अर्थव्यवस्था में सिचुएशन ऐसी देखी जाती है कि इक्विलिब्रियम जो आपका मेंटेन होता है उस इक्विलिब्रियम के चारों तरफ क्या होता है, प्राइस रेट, यानी जो आपका इक्विलिब्रियम प्राइस है वो चक्कर तो काटता है और वही स्टैटिक स्टेज में बना रहता है, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस पर नहीं आता है। तो इस प्रकार की स्टेजेस हमको दिखाई पड़े इकोनॉमिक्स में। तो इन सारी चीजों का आंसर जो थ्योरम दे रही थी वो कॉब वेव मॉडल बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे थे। कॉब वेव थ्योरम जो थी डिफरेंस इक्वेशन पे डिपेंड थी, और डिफरेंस इक्वेशन पर ये जब थ्योरम डिफाइन की तो इन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए इस थ्योरम को डेवलप किया गया था। लेकिन ये थ्योरम इंडस्ट्री के अदर सेक्टर में भी प्रॉपरली काम कर रही थी। यानी द थ्योरम फर्स्टली डेवलप फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए डेवलप हुई थी, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसे अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा देखा जाने लगा कि वहां पर भी ऐसा होता है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जिसे हम कहते हैं टाइम लैगटी। ये टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा यहां पर यूज की गई है। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में जो किसी वस्तु का डिमांड होता है इट इज डिटरमाइंड बाय उसी साल के या उसी समय के प्राइस पर निर्भर करता है, ये इन्होंने बताया। लेकिन इन्होंने ये बताया कि जो सप्लाई होता है ये सप्लाई डिपेंड करता है पूर्व वर्षों के प्राइस पर। तो इन्होंने कहा कि देखिए जो डिमांड है ये वर्तमान प्राइस पर निर्धारित होता है, लेकिन जो एग्रीकल्चर आपका फूड ग्रेन सप्लाई है इट इज, यानी वर्तमान की जो सप्लाई है इट इज डिटरमाइंड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस। ठीक है, मतलब क्या है, किसान ने देखा कि लहसुन का दाम इस साल 300 रुपए केजी है, सपोज दैट। तो उसने क्या किया कि इस साल देखा अब तुरंत तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो उसने डिसाइड किया कि अगली बार हम गेहूं नहीं उगाएंगे और सारे खेतों पे लहसुन उगाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 केजी जो हमारे पास है उसके 1 केजी का लहसुन का दाम 300 रुपए केजी है, तो वो रिप्लेस करता है अपनी फार्मिंग को और लहसुन को उगाता है। जब लहसुन को उगाता है तो अब क्या किया कि उसने 3 खेतों में लहसुन उगाए, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लहसुन की मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो गई और सप्लाई ज्यादा होने से प्राइस बहुत तेजी से डिक्लाइन हुई और आ गया 10 रुपए केजी। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में पुनः संतुलन आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से ये 3 खेतों में लहसुन उगाए और 300 रुपए केजी में, और लहसुन का रेट भाग करके हो जाए 600 रुपए केजी, सपोज दैट, तो ये क्या करेगा, अदर क्रॉप्स को और रिप्लेस करेगा और इस प्रकार से एक लेगेटी क्रिएट होगी। ठीक है, लेगेटी जो क्रिएट होगी वो इक्विलिब्रियम से लगातार दूर लेती चली जाएगी। इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जो डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस आपके होते हैं, जो इसमें आपका देखे होंगे डिमांड फंक्शन में, सॉरी
डिमांड फंक्शन में a प्लस बी वाई होता है, तो ये जो b आपका कोफिशिएंट है इसका मान इक्विलिब्रियम से दूर जाता है या पास ले आता है, ये यहां पर डिटरमाइन करता है। ठीक है, यानी कोफिशिएंट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन दैट डिटरमाइन द कि आपका क्या कहते हैं डाइवर्जेंस है इकोनॉमी में, कि आपका कन्वर्जेंस इकोनॉमी में है, कि स्टैटिक इकोनॉमी में है, ये डिसाइड करता है। ठीक है, तो कॉब वेव मॉडल जो इकोनॉमी में डायनेमिक्स कंडीशन हुई इक्विलिब्रियम से, या तो हम दूर ही हटते चले गए या इक्विलिब्रियम में तुरंत आ जाते हैं, कोई ऑटोमेटिक्स पावर कम करती है, या इक्विलिब्रियम से एक डिस्टेंस मेंटेन रखते हैं और उस डिस्टेंस में हम क्या करते हैं घूमते रहते हैं बट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आ पाते हैं। इनको डिफाइन कर रहा यह डिफरेंस इक्वेशन के माध्यम से सैमुअल्सन ने। चलिए आइए थ्योरम को और डीपली आपके साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले द कॉब वेव मॉडल, जो आपका ये कॉब वेव मॉडल है, द कॉब वेव मॉडल, एक मिनट क्या हुआ प्रॉब्लम, द कॉब वेव मॉडल आल्सो नोन एज कॉब वेव थ्योरी, इसे कॉब वेव थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। और द कॉब वेव थ्योरम, देखो ये तीन नामों से पढ़ा जाता है, तो आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने कॉब वेव मॉडल पढ़ाया था, थ्योरम या थ्योरी नहीं पढ़ाया था, तीनों एक ही नाम है। एंड इकोनॉमिक मॉडल, ये एक इकोनॉमिक मॉडल है यूज टू एक्सप्लेन फ्लैक्चुएशन इन प्राइस, यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं के मूल्य में कोई चेंजेस आ जाता है तो कैसे मात्राएं समय के साथ परिवर्तित होती हैं। ठीक है, यदि फ्लैक्चुएशन इन प्राइस एंड क्वांटिटी में कोई परिवर्तन ऑब्जर्व इन द सर्टेन मार्केट ओवर टाइम, तो इनमें परिवर्तन को जो दिखाई पड़ता है यानी एक्सप्लेन करता है, वो कॉब वेव मॉडल कहलाता है। इट इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट इन एग्रीकल्चर मार्केट्स। मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, सपोज दैट पेन का प्राइस बढ़ जाता है, किसी कारण से पेन का प्राइस बढ़ जाता है, तो आपको 3 दिन बाद हो सकता है पेन आ जाए। लेकिन अगर मैं कह दूं कि अर्थव्यवस्था में मिल्क का प्राइस बढ़ जाता है और 100 रुपये लीटर हो जाता है, तो आप भैंस के हाथ सामने हाथ थोड़े जोड़ने लगोगे कि रेट अच्छा बन गया, एक काम करो आप हमको दुगना दूध देना चालू कर दो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जो लिमिटेशंस होती हैं, जो स्कैर्सिटी होती है, जैसे आपका गेहूं है, अर्थव्यवस्था में जितना गेहूं है वो 1 साल बाद ही आगे की यूनिट आप बढ़ा सकते हो, तुरंत आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो मैं कहूंगा कि एग्रीकल्चर मार्केट में जो कॉब वेव थ्योरम है वो सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट करती है, और ये थ्योरम यहां पर प्रभावी रूप से हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कॉब वेव मॉडल एज डिस्कस बाय इकोनॉमिस्ट निकोलस सॉली, मैं सैमुअल्सन बोला था, निकोलस कैल्डर ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, सैमुअल्सन ने नहीं, कैल्डर ने, निकोलस कैल्डर ने एक्सप्लेन किया था कि इरेगुलर फ्लक्चुएशन इन प्राइस, जो अर्थव्यवस्था में मूल्य में अनियमित चेंजेस दिखाई पड़ते हैं और क्वांटिटी में अनियमित चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, दैट में बी अपीयर इन सम मार्केट, द फ्लैक्चुएशन इन प्राइस एंड क्वांटिटीज आर डिटरमाइंड बाय एक्सपेक्टेशंस। ये प्रत्याशा पर निर्भर करती है। अब प्रत्याशा क्या होती है? ये प्रत्याशा, जैसे मैंने कहा कि लहसुन का दाम 300 रुपए है, किसान लहसुन अपने सारे खेतों में इसलिए उगा रहा है कि उसको एक्सपेक्टेशंस है कि अगले साल भी 300 रुपए केजी का प्राइस रहेगा और इन 300 रुपए केजी के प्राइस में हम अपना लहसुन बेच करके बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो दिस इज द एक्सपेक्टेशंस। जो ये एक्सपेक्टेशंस है, ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था में प्राइस एंड क्वांटिटीज में फ्लैक्चुएशंस लाने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था में आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा नौकरी मिल रही है, तो आप अपने भाई को क्या कहोगे, बीटेक कंप्यूटर साइंस पे करना। दिस इज द एक्सपेक्टेशंस कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप करोगे तो आपको तुरंत मार्केट में जॉब मिल जाएगी। तो ये आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इकोनॉमी में जो एक्सपेक्टेशंस हैं, वो एक्सपेक्टेशन इकोनॉमी को निर्धारित करती हैं।
फ्लैक्चुएशन इन प्राइस कैन लीड टू फ्लैक्चुएशन इन सप्लाई। जब आपकी प्राइस में फ्लैक्चुएशंस दिखाई पड़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप सप्लाई में भी फ्लैक्चुएशंस आपको दिखाई पड़ता है, विच कचेस साइकिल एंड राइजिंग फॉलिंग प्राइस। यही एक प्रकार का साइकिल जनरेट करता है और जो मूल्य में बढ़ोतरी या घटोतरी के लिए भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, अब आपके पास की फीचर ऑफ द कॉब वेव मॉडल, की फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो सबसे पहले इसमें जो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डायनेमिक्स है हमारे पास। द मॉडल बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई और डिमांड के बेस पर इस मॉडल को एक्सप्लेन किया गया है इन द मार्केट। इट एज्यूम द प्रोड्यूसर्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर एक्सपेक्टेशंस। जो हमारे उत्पादक होते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के उत्पादक होते हैं या किसान होते हैं, वो वर्तमान प्राइस को देख करके अगले साल कौन सा उत्पादन करना है इसका डिसीजन लेते हैं और करंट सप्लाई लेवल को वो क्या करते हैं उसके बेस पे डिटरमाइन करते हैं। तो यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस के आधार पर वो उत्पादन करते हैं और वो बाजार में लाते हैं। दूसरा है टाइम लेगटी। मैंने क्या बोला, टाइम लेगटी यहां पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सप्लाई वर्तमान प्राइस का फंक्शन होती तो शायद ये मॉडल की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आपको ये मैंने बताया कि टाइम लेगटी पड़ती है कि वर्तमान में टी टाइम में जो सप्लाई होती है इट इज डिटरमाइंड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस, ये पिछले साल के मूल्य पर निर्भर करता है। तो ये टाइम लेगटी जो होती है वो कॉब वेव मॉडल को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नाउ द नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होती है? द मॉडल एज्यूम दैट प्रोड्यूसर एडजस्ट देयर आउटपुट लेवल बेस्ड ऑन पास्ट प्राइस सिग्नल। जो क्या होता है फीडबैक मैकेनिज्म है, ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि प्रोड्यूसर पिछले साल का प्राइस, पिछले साल में मान लीजिए हम गेहूं है, अभी गेहूं कट करके आ रहा है, मान लीजिए रेट इसका 25 रुपए है। मैंने देखा था कि मैंने मान लो 3 महीने अपना गेहूं रखता हूं और रेट बढ़ करके 35 kg हो जाता है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को तुरंत ना बेच करके कुछ समय उसको रोक लेते हैं तो हमको अच्छा प्राइस मिल जाता। तो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में अगर हम सप्लाई कुछ देर में करते हैं तो हमको अच्छा प्राइस मिल जाएगा, अगर इंस्टेंट अगर हम तुरंत बेच देंगे तो हमको कम अच्छा प्राइस मिलेगा, लोअर प्राइस मिलेगा। इस प्रकार से जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पास्ट प्राइस के बेस पर हम इन चीजों पर एक्शन ले सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट है मार्केट क्लियरिंग। मार्केट क्लियरिंग का मतलब होता है डिस्पाइट द फ्लैक्चुएशन। इतना अर्थव्यवस्था में आपने देखा होगा मूल्य में प्रभाव दिखाई पड़ता है, यानी चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। कॉब वेव मॉडल जो होता है ये मान लेता है कि जो आपका मार्केट इवेंटफुली क्लियर द सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस, यानी जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का इक्विलिब्रियम है वो सदैव मेंटेन रहेगा, यानी मार्केट क्लियरिंग रहेगी और प्राइस स्टेब्लिश रहेगा। तो ये हरदम है, ये नहीं कि अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी डिसइक्विलिब्रियम जनरेट हो जाए, डिसइक्विलिब्रियम में इकोनॉमी रहेगी, नहीं। अर्थव्यवस्था में भले टाइम लेगटी की बात की जाती है लेकिन इस टाइम लेगटी के अंतर्गत भी अर्थव्यवस्था में मार्केट क्लियरिंग की कंडीशन दिखाई पड़ती है। इट मींस कि अर्थव्यवस्था में हमको बैलेंस इकोनॉमी दिखाई पड़ती है एंड दिस बैलेंस इकोनॉमी मेंटेन्ड बाय डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये मार्केट क्लियरिंग हमको बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है। एजम्पशंस हैं, पहली द कॉब वेव मॉडल हेल्प्स द इकोनॉमिस्ट। ये जो कॉब वेव मॉडल है ये अर्थशास्त्रियों को कहां पर हेल्प करता, हाउ टू मार्केट एक्सपेक्टेशन। जैसे अर्थव्यवस्था में प्रत्याशाएं हमारी होती हैं वो कैसे अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम को निर्धारित करती हैं, इस चीज को डिफाइन करती है। टाइम लेगटी को डिफाइन करती है, फीडबैक मैकेनिज्म को निर्धारित करती है, लीड प्राइस वोलेटिलिटी को निर्धारित करती है, साइक्लिकल पैटर्न को निर्धारित करती है। तो इस प्रकार से कई चीजों को ये डिटरमाइन करती है।
नाउ द नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में कॉब मेटल क्या होता है, प्रोविडेंट वैल्यूज इंसाइटेड द डायनेमिक्स ऑफ सर्टेन मार्केट के जो डायनेमिक्स है उन पर बहुत ज्यादा फोकस करता है और ये बताता है कि वास्तव में कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रियल वर्ल्ड क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में कैसे जो प्राइस डायनेमिक्स होती है वो मार्केट बिहेवियर को चेंज करती है, या अर्थव्यवस्था में टाइम लैगिटी जो होती है वो कैसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालती है अर्थव्यवस्था के इक्विलिब्रियम में, उन चीजों को क्या करती है अर्थव्यवस्था में डिफाइन करती है। यानी अगर हमारे अर्थव्यवस्था में अनसर्टेनिटी है तो वो अनसर्टेनिटी कैसे मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा इक्विलिब्रियम को निर्धारित करती है, इन कई पॉइंटों पर कॉब वेव मॉडल बहुत अच्छे से प्रकाश डालता है। दूसरा, द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द कॉब वेव थ्योरम विच एक्सप्लेन द डायनेमिक एडजस्टमेंट प्रोसेस, कैसे अर्थव्यवस्था में जो आपकी गतिशील अर्थव्यवस्था है वो समय के साथ कैसे अपने आप को एडजस्ट करती है, बैलेंस करती है इन द सर्टेन मार्केट, एक निश्चित मार्केट में, बेस्ड ऑन सेवरल की एजम्पशंस, कुछ एजम्पशंस को अगर हम मान लेते हैं तो दीज एजम्पशन प्रोवाइड द फाउंडेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हाउ द सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट ओवर द जनरेट द फ्लैक्चुएशन। तो यही आपके पास है, तो जैसे लीनियर रिलेशनशिप, यहां पर हमारे पास जो डिमांड एंड सप्लाई है उसको ये मान लिया गया है कि वो लीनियर रिलेशनशिप के अंतर्गत काम करता है, डिमांड एंड प्राइस के बीच में लीनियरिटी पाई जाती है, सप्लाई एंड प्राइस के बीच में लीनियरिटी यहां पर देखी गई है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, टाइम लैगिटी को यहां पर एक्सेप्ट किया गया कि वर्तमान में जो सप्लाई होती है इट इज डिटरमाइंड बाई पास्ट ईयर प्राइस, तो पास्ट ईयर प्राइस के आधार पर तो ये टाइम लैगिटी को यहां पर एजम्पशंस में के रूप में स्वीकार किया गया। एक्सपेक्टेशंस को महत्व दिया गया। एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, वो मार्केट में बहुत होती है क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस ही होती हैं जो सप्लाई को निर्धारित करती हैं। तो यहां पर निकोलस कोल्डर ने एक्सपेक्टेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्रदान किया है। आगे हमारे पास होता है मार्केट क्लियरिंग की, मैंने बात किया था कि अर्थव्यवस्था में डिमांड एंड सप्लाई मार्केट क्लियरिंग को मेंटेन रखती हैं। तो इस प्रकार से सिंगल मार्केट है, कॉब वेव मॉडल टिपिकली फोकस ऑन सिंगल मार्केट, ये नहीं करता कि कई मार्केट को या कमोडिटी को क्या करता है कि कई मार्केट में बेचता है, इफेक्ट उसका पड़ता है, ये सब चीजें नहीं मांगता है, सिंगल मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करता है। आगे हमारे पास क्या होता है कि कंपिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर, ये जो कॉब वेव मॉडल है ये एज्यूम करता है कि जिस अर्थव्यवस्था में ये कॉब वेव दिखाई पड़ता है वो कंपिटेटिव मार्केट स्ट्रक्चर है, वहां पर कंपटीशन बहुत अच्छा पाया जाता है, जिसमें प्राइस क्या होता है कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल निर्धारित रखता है डिमांड एंड सप्लाई को निर्धारण करने में। इसी के साथ क्या होता है, रेशनल बिहेवियर हमको दिखाई पड़ता है। रेशनल बिहेवियर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना, एक कंज्यूमर का उद्देश्य होता है अपने यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। तो इस प्रकार से एक रेशनल बिहेवियर हमको वहां पर दिखाई पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारे पास जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, कैसे कॉब वेव मॉडल इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को निर्धारित करता है, तथा जो आपके पास रेशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन रेशनल एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस जो कैल्डर आपके पास कॉब वेव मॉडल जो डेवलप किया गया था, कैल्डर निकोलस ने, इन्होंने ये बताया था कि जो हमारी डिमांड होती है, मैंने बोला कि वर्तमान की जो हमारी डिमांड होगी, वर्तमान की जो हमारी डिमांड होती है यानी प्रेजेंट टाइम, मैं टी मान लेता हूं, इट इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंट टाइम के प्राइस। जो प्रेजेंट टाइम का प्राइस होता है दैट डिटरमाइंड प्रेजेंट टाइम डिमांड। लेकिन इन्होंने ये माना था कि जो सप्लाई होती है प्रेजेंट टाइम की, जो प्रेजेंट टाइम की सप्लाई होती है इट इज डिटरमाइंड बाय आपका प्रीवियस ईयर प्राइस, यानी जो पिछले साल आपका प्राइस था वो प्राइस जो होता है वर्तमान सप्लाई को निर्धारित करता है। तो यहां पर आपका टाइम लैगिटी की बात, इन्होंने टाइम लैगिटी की बात सप्लाई फंक्शन में इन्होंने एक्सेप्ट किया था। ठीक है, सप्लाई फंक्शन में इन्होंने टाइम लैगिटी की बात एक्सेप्ट किया था। तो जब अब इस फंक्शंस को अगर हम पूरा बनाते हैं तो ये आपका हो जाएगा x dt, प्रेजेंट टाइम की जो डिमांड है, इक्वल टू आपके पास हो जाएगा a प्लस आपके पास अल्फा आपका pt हो जाएगा। तो प्रेजेंट टाइम की जो आपकी डिमांड है वो प्रेजेंट टाइम के प्राइस पर निर्भर करता है, और जो अल्फा है ये आपका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट
कोफिशिएंट है। मैंने बताया था कोफिशिएंट प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल टू डिटरमाइन द, कहता है डाइवर्जेंस या आपका आपका कॉग्निजेंस, इन सब को निर्धारित करने में जो आपका अल्फा होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये जो डिमांड आपका फंक्शन बन जाता है, ये डिमांड फंक्शन हमें ये बताता है कि अर्थव्यवस्था में जो प्रेजेंट टाइम की डिमांड होती है वो प्रेजेंट टाइम के प्राइस पर निर्धारित करती है। अब हमारे पास जो सप्लाई होती है, प्रेजेंट टाइम की जो सप्लाई होती है, ए आपका ए नहीं होगा, यहां पर बी कर लेते हैं, बी प्लस आपका बीटा पी टी -1, ये प्रीवियस ईयर के प्राइस पर निर्धारित करती है, और बीटा इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, यहां पर अल्फा एंड बीटा ये सब, ये आपका डिमांड का कोफिशिएंट है अल्फा, और बीटा जो आपका है वो सप्लाई फंक्शन का कोफिशिएंट है। बट यहां पर सप्लाई फंक्शन में टाइम लैगटी पाई गई है। अब देखो ये डिमांड एंड सप्लाई हो गया, चलिए इक्विलिब्रियम कर लेते हैं, डी टी इक्वल टू एस टी, संतुलन का स्थिति में चलिए रख देते हैं वैल्यू, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस अल्फा पी टी इक्वल टू बी प्लस बीटा पी टी -1। ठीक है, ये हमने वैल्यूज को यहां पर पुट कर दिया डिमांड इक्वल टू सप्लाई में। अब हम क्या करते हैं कि ये एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं कि जो आपका पीटी है ये इक्विलिब्रियम प्राइस, पी बार इक्विलिब्रियम प्राइस या पी टी -1 है, वो भी इक्विलिब्रियम प्राइस पी बार को दर्शाता है। यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस है पी बार, वो पीटी की वैल्यू हम पी बार मान लेते हैं, पीटी -1 को भी इक्विलिब्रियम प्राइस मान लेते हैं, क्योंकि ये पिछले साल का इक्विलिब्रियम प्राइस होता, तो इस वैल्यू को हम पीटी की जगह पी बार को और पीटी1 की जगह पी बार को यहां पर पुट कर देते हैं। तो आपका हो जाएगा वैल्यू ए प्लस अल्फा आपका पी बार इक्वल टू बी प्लस बीटा पी बार। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, क्या कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा को एक तरफ ले लेते हैं और ए को उस साइड ले जाते हैं, तो आपका हो जाएगा अल्फा पी बार माइनस बीटा पी बार इक्वल टू बी माइनस ए। यहां पर हम क्या करते हैं, पी बार को कॉमन ले लेते हैं, तो जब पी बार को कॉमन ले लेंगे तो पी बार आपका कॉमन हो जाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन, ठीक है, बस ये बी माइनस ए हो जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, बी माइनस ए। अब इसको नीचे ले जाते हैं, तो आपका हो जाएगा पी बार इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन अल्फा माइनस बीटा। तो ये एक आपका एक मार्केट इक्विलिब्रियम का ये एक इक्वेशन हमें यहां पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम का इस इक्वेशन हमें यहां पर प्राप्त हो जाता है, और यहां पर एक आपका समीकरण जो होता है, ये पहला समीकरण जो है ये आपका ये पहला समीकरण है, और ये आपका यहां पर हो जाता है, जहां पर मैंने रिप्लेस किया था वैल्यू, ये वैल्यू रिप्लेस किया था, ये दूसरा समीकरण हो जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को घटाने पर, ठीक है, पहले समीकरण से दूसरे समीकरण से को घटाने पर, तो आपका सबट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, समझ जाओगे आप। चलो 1 को एक बार फिर से नोट कर लेते हैं, ए प्लस अल्फा पी टी इक्वल टू स्मॉल बी प्लस बीटा पी टी -1। फिर हम दूसरे समीकरण को कर देते हैं, ए प्लस अल्फा पी बार इक्वल टू बी प्लस बीटा पी बार। ठीक है, अब इसको हमको घटा देते हैं, चलो घटा दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमको क्या लिखना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका अल्फा पी टी ऊपर ये है, तो अल्फा आपका यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं इक्वेशन को, अल्फा पी टी माइनस
पी बार, मैंने अल्फा कॉमन भी ले लिया तुरंत, ठीक है, अल्फा कॉमन मैंने ले लिया यहीं पर। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बीटा मैं कॉमन ले लेता हूँ, आपका पी टी माइनस वन माइनस पी बार, ठीक है। अब हमारे पास ये हमने कॉमन जब ले लिया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वैल्यूज और मान लेते हैं। तो इसको चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ, अगले वाले पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। अभी हमने निकाला था अल्फा पीटी, अल्फा पीटी इक्वल टू बीटा पी टी माइनस वन, ये अभी हमने कैलकुलेट किया था। अब हम क्या करते हैं, यहां पे एज्यूम कर लेते हैं हेयर पी टी इक्वल टू आपका ब्रैकेट में पी टी माइनस पी बार और पी टी माइनस वन इक्वल टू ब्रैकेट में पी टी माइनस वन माइनस पी बार। ये हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जो हमारे पास प्रेजेंट टाइम का प्राइस होता है, जो प्रेजेंट टाइम का प्राइस होता है इक्विलिब्रियम प्राइस के हमने इक्वल माना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो पी टी की वैल्यू होती है और यहाँ पर आपका पी टी माइनस वन की वैल्यू होती है, उन वैल्यूज को हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास फलन बन जाता है वो हमारे पास क्या हो जाता है हमको इस प्रकार से दिखाई पड़ने लगता है। तो अब आपका जो इक्वेशन बन जाता है माइनस करने के बाद, एक मिनट, माइनस करने के बाद यहां पर देखो, यहां पर आपका जब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो अल्फा पी टी हो जाता है और यहां पर देखिए ये वैल्यू है जो हमने एज्यूम किया था, तो बीटा पी टी माइनस वन हो जाता है। तो ये एज्यूम जो हमने किया था ये हमारे पास हो जाता है और इस वैल्यूज को हमने आगे नोट डाउन किया है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा पी टी माइनस वन हो जाता है और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है डिफरेंस इक्वेशन के रूप में। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं डिफरेंस इक्वेशन के रूप में, इसको एक सोल्यूशन है, जब हम जो कल हमने सोल्यूशन आपके साथ कंप्लीट कराया था, तो जब उस सॉल्यूशन के साथ इसको कंप्लीट कराते हैं तो वो सॉल्यूशन हमको ये बताता है कि पी टी इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, बीटा अपॉन, एक मिनट, जब हम उस सॉल्यूशन के साथ जाते हैं तो इनिशियल प्राइस बीटा अपॉन अल्फा की पावर टी, देखिएगा कल वहां पर भी आपने देखिए होगा टी के रूप में कन्वर्ट हो गया था। एक मैंने सोल्यूशन मैथमेटिकली आपको लास्ट में सॉल्व कराया था। तो जब हमने उसको कई साल में आपका y1 y2 y3, तो इनिशियल जो आपका प्राइस है, बेसिक प्राइस, वहां पर इनकम बेसिक हो गई थी y0, कल के इक्वेशन में याद हो तो वो भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। तो दिस इज द क्या होता है कि डिफरेंस इक्वेशन सोल्यूशन के रूप में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो डिफरेंस इक्वेशन सोल्यूशन के रूप में हमें ये इस प्रकार से मिल जाता है। और अगर हम इसकी वैल्यूज को पूरी रख देते हैं, जैसे जो हमने वैल्यू जब रिप्लेस की थी ना, इसके पहले क्या हमने रिप्लेस की थी कि पी टी इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी बार, और इसके बाद में हमने क्या किया था कि जो P0 की वैल्यू है, तो जब P0 की वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं तो आपके पास हो जाएगा P0 माइनस पी बार। तो इन वैल्यूज को हम यहां पर रख देते हैं, तो रखने के बाद क्या हो जाएगा, पी टी माइनस पी बार इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो P0 माइनस पी बार आपका बीटा अपॉन अल्फा की पावर टी हो जाएगी। अगर हम यहां से पी बार को आगे ले जाते हैं, उस साइड हम ले जाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा पी टी इक्वल टू पी बार प्लस, हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा P0 माइनस पी बार आपका बीटा अपॉन अल्फा की पावर टी। तो यही आपका कॉब वेव इक्वेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉब वेव इक्वेशन के रूप में, डिफरेंस इक्वेशन के रूप में, स्टैंडर्ड डिफरेंस इक्वेशन के रूप में हमको प्राप्त हो जाता है। और यहां पर जो P0 है वो इनिशियल प्राइस है, पी बार जो है आपका
इक्विलिब्रियम प्राइस है, पीटी जो है वर्तमान का प्राइस है, और बीटा अपॉन अल्फा मैंने बताया था दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, यानी आपका सप्लाई एंड डिमांड फंक्शन का रेशियो है, और टी टाइम को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर अगर बीटा अपॉन अल्फा जो है वो बीटा अपॉन अल्फा का मान अगर इकाई से अधिक है तो आपका जो इक्विलिब्रियम होगा, अगर कोई इक्विलिब्रियम में चेंजेज आते हैं तो फिर से उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं। अगर कोई चेंजेज आते हैं तो फिर से उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर बीटा अपॉन अल्फा आपका क्या हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है, तो अगर एक बार इक्विलिब्रियम हमारा चेंज होता है तो उस इक्विलिब्रियम से हम लगातार दूर भागते चले जाते हैं, लगातार हम दूर भागते चले जाते हैं। ये सिचुएशंस दिखाई पड़ती। इसमें क्या होता है कि लगातार हम इक्विलिब्रियम की तरफ आते चले जाते हैं। अगर कोई चेंजेज आता है तो हम लगातार इक्विलिब्रियम की तरफ आते चले जाते हैं। तो अगर बीटा अपॉन अल्फा इज ग्रेटर देन 1 है तो हम इक्विलिब्रियम की तरफ आते हैं, यानी अगर कोई असंतुलन इकोनॉमी में पैदा होता तो उस असंतुलन को मार्केट मैकेनिज्म क्या होते हैं, बीटा अपॉन अल्फा रेशियो में बीटा जो अपॉन अल्फा यानी बीटा का मान, बीटा का कोएफिशिएंट का मान यहाँ पर क्या है, सप्लाई फंक्शन के कोएफिशिएंट का मान ज्यादा है जबकि डिमांड फंक्शन के कोएफिशिएंट का मान कम है, तभी अल्फा अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम इक्विलिब्रियम की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अगर बीटा का मान यानी जो बीटा कोएफिशिएंट का मान कम है और अल्फा कोएफिशिएंट का मान ज्यादा है, यानी डिमांड के जो इक्वेशन के कोएफिशिएंट का मान ज्यादा है, तो हमारे पास एक की वैल्यू कम होगी तो हम इक्विलिब्रियम से दूर हटते चले जाते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी में बीटा और अल्फा दोनों का मान बराबर आ जाता है, बीटा और अल्फा दोनों का मान बराबर आ जाता है, तो एक निश्चित परिपथ में हम घूमते रहते हैं लेकिन हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पर नहीं आते हैं। ठीक है, जो मार्केट मैकेनिज्म है वो इकोनॉमी को क्या करेगा, एक परिपथ में घूमता रहेगा लेकिन संतुलन बिंदु पर नहीं आएगा, ना तो मार्केट भागेगी ना तो मार्केट इक्विलिब्रियम पे आएगी। तो इस प्रकार से ये जो आपका डिफरेंस इक्वेशन है, कॉब-वेव डिफरेंस इक्वेशन, ये हमें डिफाइन करता है और जिसमें 3 वैल्यूज पी की दी हैं। पहला पी की 0 प्रारंभिक मूल्य इनिशियल प्राइस, दूसरा वर्तमान प्राइस आपका प्रेजेंट टाइम प्राइस, और तीसरा आपका इक्विलिब्रियम प्राइस। 3 प्रकार के प्राइस के साथ ये जो कॉब-वेव मॉडल वो डेवलप होता है और इसमें जो टी होती है, समय होता है, वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, वो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म पर डायनेमिक इकोनॉमिक के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। चलिए आइए डायग्राम देख लेते हैं। तो आपके पास यहां पर फ्लक्चुएशन या कन्वर्जेंस की कंडीशन आपको जो दिखाई पड़ती है, तो कन्वर्जेंस क्या होता है कि ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन द पर्टिकुलर क्रॉप से द ग्राउंड नट ऑफ द प्रोडक्शन स्मॉल क्वांटिटीज, द सप्लाई शॉर्टफॉल ऑफ द एक्सेस डिमांड कॉजेज द प्राइस ऑफ द ग्राउंड नट राइज और इनकरेज बाई द हाई प्राइस द फार्मर प्लांट मोर और इंक्रीजेस सप्लाई। तो इस प्रकार से जो हमारे पास क्या होता है कि देखिए ये जो ग्राउंड टू कन्वर्जेंस फ्लक्चुएशंस हैं, और इस कन्वर्जेंस फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि बीटा का मान अल्फा के मान से ज्यादा है, यानी जो आपका सप्लाई फंक्शन यहां पर है, सप्लाई फंक्शन के कोएफिशिएंट का मान, सप्लाई फंक्शन के कोएफिशिएंट का मान यहां पर हाई है, यानी 1 से अधिक है। ये भी याद रखना, 1 से मोर देन 1 है, ये लिख देना, मोर देन 1 है। इसलिए ये अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ और एक प्रकार का असंतुलन पैदा होने के परिणाम स्वरूप यहां पर डिमांड एंड सप्लाई की पावर्स क्या की, इसको पुनः संतुलन की तरफ लेती चली गई। डायग्राम में आप देखिए कि अचानक कोई बैड वेदर हुआ, तो बैड वेदर के कारण क्या हुआ कि इकोनॉमी में हम प्रारंभ में यहां पे थे, देखो यहां पे बैड वेदर हुआ, अचानक बारिश हो गई, और बारिश होने के कारण क्या होता है, मूंगफली की पूरी क्या होता है, खेती खराब हो गई, जिससे अर्थव्यवस्था में प्राइस यहां पर हो गया, प्रारंभिक प्राइस ये आपका E0 प्रारंभिक प्राइस है, ये आपका डिमांड देखिए यहां पर हो गई और सप्लाई देखिए बहुत कम हो गई। जब सप्लाई कम हो गई, परिणाम स्वरूप हाई प्राइस के चक्कर में फार्मर्स ने उत्पादन किया, और जब उत्पादन बढ़ाया तो उत्पादन बढ़कर के देखिए ये उत्पादन बढ़ गया। जब ये उत्पादन बढ़ गया तो सप्लाई बढ़ी, जब सप्लाई देखो यहां पर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गई, कुछ दिन बाद जब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड हो गई तो इकोनॉमी में प्राइस क्या होता है, कम होने लगा।
जब प्राइस कम होने लगा तो प्राइस ये देखो T+1 अगले साल प्राइस घट करके ये हो गया। अब यहां पर देखिए सप्लाई ये हो जाती है और जबकि क्या होती है, डिमांड अभी भी ज्यादा है। जब डिमांड अभी भी ज्यादा है तो आपके पास ये आपका सप्लाई है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि यहां पर आप देख सकते हैं कि डिमांड अभी भी ज्यादा है और सप्लाई अभी भी कम है, तो प्राइस को क्या करता है, बूस्ट प्रदान करता है। लेकिन फार्मर्स क्या होते हैं कि पिछले साल से सप्लाई कम होने के परिणाम स्वरूप उत्पादन पहले से कम कर देते थे, तो देखिए सप्लाई गिर जाती है। जब सप्लाई गिरती है तो इस प्रकार से हमारा कन्वर्जेंस फ्लक्चुएशंस होता है कि पुनः इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ले आता है। तो इस प्रकार से जो इकोनॉमी में क्या होता है कि हमारा एक सर्कुलर फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो ऐसे काम करता चलता है और तब तक चलता जाता है डिमांड एंड सप्लाई की पावर से जब तक कि हम कन्वर्जेंस फ्लक्चुएशन कंडीशन यानी पुनः इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ना आ जाए। तो इस कंडीशन में बीटा का मान जो होता है वो अल्फा के मान से ज्यादा होता है, तब हमको ये दिखाई पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट है आपके पास डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस कंडीशन इकोनॉमी में तब होती है जब किसी कारण से अर्थव्यवस्था में एक बार डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। तो डिसइक्विलिब्रियम होने के परिणाम स्वरूप देखिए इकोनॉमी में जो प्राइस होती है वो क्या होती है कि प्राइस क्या होती है इकोनॉमी में, इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ये ई पॉइंट था, ई पॉइंट था, Q1 क्वांटिटी थी। यहां पर देखिए कि डिमांड आपकी ये थी लेकिन सप्लाई कम थी, तो जब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई ज्यादा कम थी तो परिणाम स्वरूप प्राइस बढ़ गया। अब हम E3 प्राइस पर आ गए, प्राइस बढ़ करके P2 हो गया। जब प्राइस बढ़ गया तो उत्पादक ने उत्पादन बढ़ा दिया, जब उत्पादक ने उत्पादन बढ़ा दिया, देखिए डिमांड कम है उत्पादन ज्यादा है, तो परिणाम स्वरूप प्राइस फिर से गिरा। जब प्राइस गिरा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हम यहां पर प्राइस जब नीचे हो जाएगा तो डिमांड देखिए ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। जब डिमांड ज्यादा हुई तो फिर से प्राइस बढ़ गया, जब डिमांड ज्यादा हुई तो प्राइस बढ़। इस प्रकार से हम देखिए कि संतुलन पॉइंट से डिमांड एंड सप्लाई की पावर क्या होती है, इसको दूर इक्विलिब्रियम से इस प्राइस को लेती चली जाती है और ये हमारा डाइवर्जेंस की कंडीशंस होती है और इसमें बीटा अपॉन अल्फा का मान इकाई से कम होता है। यानी जो इसमें सप्लाई फंक्शन आपका होता है वो सप्लाई फंक्शन में जो कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। ठीक है, कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 से कम पाई जाती है और ये आपका अल्फा का मान क्या होता है, बीटा के मान से ज्यादा पाया जाता है, तब ये सिचुएशंस आती है। तो इसे हम डाइवर्जेंस स्थिति कहते हैं कि लगातार एक संतुलन मूल्य क्या होता है उससे हम दूर होते चले जाते हैं। तीसरा आपके पास है, ये आपकी कंडीशन है जब बीटा और अल्फा दोनों कोएफिशिएंट का मान बराबर पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज दैट वी आर एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 बिंदु पर हैं। देखिए यहां पर आपके पास क्या होता है, क्वांटिटी इतनी है, डिमांड इतनी है और सप्लाई इतनी है। सप्लाई देखो कम है, डिमांड ज्यादा है, तो निश्चित रूप से प्राइस बढ़ेगा। तो हम E2 संतुलन से हम E3 आएंगे। जब प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि डिमांड कम हो जाएगी, जब डिमांड कम होगी सप्लाई बढ़ा देंगे, सप्लाई जब बढ़ेगी तो फिर से प्राइस घटेगा। तो प्राइस घटता रहता है, सप्लाई घटती रहती है, प्राइस बढ़ता रहता है, सप्लाई बढ़ती रहती है। ये सर्कुलेशन एक कांस्टेंट स्थिति में चलता रहता है, लेकिन हम कभी भी संतुलन इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर कभी नहीं आ पाते हैं। तो ये स्टैटिक स्थिति पाई जाती है इकोनॉमी में और ये रेक्टेंगुलर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी हम कह सकते हैं। तो यही आपका है कॉब वेव मॉडल। तो थैंक यू मेरी तरफ से। अब आप अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं मुझसे।